आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात के लिए 3 मरहलों में वोटिंग हो चुकी है। आज चौथे मरहले की वोटिंग जारी है। चौथे मरहले में अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन अवैसी, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा, लल्लन सिंह, अधीर चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान और वाईएस शर्मिला समेत कई अहम उम्मीदवारों की साख दांव पर है। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में आज 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 96 लोकसभा हलकों में वोटिंग हो रही है। लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ आंध्र प्रदेश असेंबली की तमाम 175 सीटों और उड़ीसा असेंबली के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 96 लोकसभा सीटों के लिए 1717 उम्मीदवार मैदान में है। इलेक्शन कमीशन ने 1.92 लाख पोलिंग स्टेशनों पर 19 लाख से ज़्यादा इंतखाबी ओहदेदारों को तैनात किया है। चौथे मरहले में तेलंगाना में लोकसभा की 17, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, मगरबी बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी एक सीट पर इंतखाबात हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की थी। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें उम्मीद थी कि पार्लियामेंट के साथ जो है हमारे असेंबली के भी इंतखाबात होंगे, लेकिन चलिए आज नहीं तो जुलाई अगस्त में आज श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त के वोटर जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस में हिस्सा लें, क्योंकि आखिरकार अगर आप अपने नुमाइंदे को चुनने में हिस्सा नहीं लेते हो तो फिर आप अपने नुमाइंदे से उम्मीद भी क्या कर सकते हो। सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शुपियां असेंबली हलके के जो वोटर हैं वो बाहर आएं और आज़ादी से और मतलब खुले तरीके से अपने इस वोट के हक का इस्तेमाल करें। तेलंगाना में भी वोट डाले जा रहे हैं। मौसम कल रात से यहाँ पे खुशगवार हो गया है। हालांकि बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन मौसम बदलने के बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली और उम्मीद की जा रही है कि इस मौसम का असर वोटरों पर भी पड़ेगा और वोटर बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। मुंसिफ टीवी की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर आप चौथे मरहले में वोट डालने के अहल हैं तो ज़रूर अपने घरों से निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत हम यहाँ पर बना सकें। हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। फैसल खान जो कि BRS से है और फिरासत अली बाकरी साहब BJP से हैं। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो शुरुआत बाकरी साहब आपसे करना चाहूँगा। जाहिर सी बात आज तेलंगाना में इंतखाबात है, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या कुछ इजाफा होगा सीटों में? इसके अलावा आंध्रा की भी बात करेंगे, पहले तेलंगाना से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं मुंसिफ टीवी के जो ख़ारीन हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में आप अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना वोट डालें, जिस तरीके से हम भी आज अपना वोट डाल के आए हैं। और मैं तमाम राजदीनगणों से गुजारिश करूंगा तेलंगाना के और जहाँ जहाँ पर मुंसिफ टीवी दिखाई दी जा रहा है, तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप बाहर निकलें और अपना वोट का इस्तेमाल करें और अपने कैंडिडेट को चुनें। और उसके बाद रहा सवाल चौथे मरहले का, जिस तरीके से 3 फेज़ हुए हैं और हम तीनों फेज़ में भी जो है फर्स्ट फेज़ में 102 सीट और सेकंड फेज़ में तकरीबन 89 और तीसरे फेज़ में 90 के ऊपर सीटों में जो हमारा पोलिंग रेशियो आया, हमारे पास जो आउटकम आया है, भारतीय जनता पार्टी उससे जो है फुल्ली तरीके से मुतमईन है। और आज चौथा फेज़ है। चौथे फेज़ में जिस तरीके से तेलंगाना में हमारे 17 कैंडिडेट्स खड़े हैं, 17 कैंडिडेट्स पे हमारी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे यहाँ पे। और हमारे को आवाम से, वोटर से उम्मीद है कि जब आने वाले और 3 फेज जो बाकी है उसके अंदर भी हमारा पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हम पूरा अचीव करेंगे। चलिए, बिल्कुल। फैसल साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो पहले तो वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे, उसके बाद BRS को आप कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, मैं पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुंसिफ टीवी के नाजरीन का, मुंसिफ टीवी का, जो इस डिबेट में मुझे आमद किया। और सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना वोट का इस्तेमाल करिए अवलिन वक्त पे, जैसा कि पूरे पार्टी लीडर्स चाहे या कोई भी पार्टी लीडर रहने दो, जैसा कि वोटर्स को हम अपील करते हैं कि अवलिन वक्त पे अपने घरों से निकल कर वोट करिए। 9 बजे तक का रेशियो कुछ तेलंगाना में बता रहा था 9.48%, तो घरों से निकलने की ज़रूरत है।
बाहर निकल के अपनी जमहूरियत को उसके पावर को उसको पहचानिए कि भाई अपने एक डेवलपमेंट के लिए जो है सो अपने अपने नुमाइंदे को चुनकर जब हमको लेकर आना है तो हमको निकल कर वोट करना ज़रूरी है, वरना हमारा कोई हक़ नहीं बनता उनसे सवाल पूछने का। अगर हमको सवाल पूछना है, आँख में आँख डाल के अगर बात करना है तो हमको वोट करना है, तो बाहर निकल कर कसीर तादाद में वोट करिए ताकि आगे आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट इंडिया का सेंट्रल लेवल के सतह पे आपकी जो है रिप्रेजेंटेशन सही हो सके। बाकरी साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि खासकर अगर हैदराबाद सीट की हम बात करें तो यहाँ पर पोलिंग फीसद जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले हमने देखा है कि माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ, ज़बान भी कुछ गलत इस्तेमाल हुई है। क्या उसका भी असर कुछ पड़ेगा? पोलिंग फीसद बढ़ेगा, इससे कुछ असर देखेंगे हम? पोलिंग फीसद बढ़ेगा क्योंकि अभी आपने कहा कि मौसम में तब्दीली आई है। चुनावी पारा जो गर्म था उसके हिसाब से सिचुएशन भी जो ह्यूमिडिटी थी, गर्मी थी, उसका गर्म था, मगर आज ठंडा हुआ है। लेकिन चुनाव के लिए तो गर्मी चाहिए ना, लेकिन चुनाव के लिए तो गर्मी चाहिए, चलेगी, मगर लोग बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, अपने जो भी पसंदीदा खाए तो उसको वोट डालेंगे। और हाँ, सवाल जो दूसरे और इश्यूज है वो इश्यूज पे तो जो है और फर्दर हम बात करेंगे, जिस तरीके से जो भी इशू आएगा उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आंध्रा में क्या उम्मीद लगा रहे हैं? 6 सीटों पर आप आंध्रा में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, वहाँ पर जनसेना आपके साथ है, टीडीपी आपके साथ है, क्या कुछ उम्मीद है? आंध्र प्रदेश में अब की जो असेंबली इलेक्शन होगा वहाँ पे टीडीपी की सरकार बनेगी, जो एनडीए के पार्टनर हैं, उनके साथ पवन कल्याण है, और वहाँ पे जगन का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन बहुत फर्क है, जगन को तकरीबन 150 से ऊपर सीटें मिली थी और वहाँ पर टीडीपी को तकरीबन 25 सीटें भी नहीं मिल पाई थी। तो क्या इतना बदलाव देखेंगे आप वहाँ पर? आजमी साहब, सिचुएशन हमेशा एक ही जैसा नहीं होता है। सिचुएशन 2019 में अलग था, 2024 में अलग है, 2004 में अलग था, 2014 में अलग था। आजकल जो सिचुएशन है टोटल डिफरेंट है। वहाँ पर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनेगी, जो एनडीए में पार्टनर है, और उनके साथ पवन कल्याण है, वो तीनों का अलायंस है वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि उन्हें एब्सोल्यूट सरकार बनाने में कामयाब होंगे। शर्मिला का फैक्टर भी बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जगन, बिल्कुल जगन के अगेंस्ट वो खड़ी हुई है और कांग्रेस ने वहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज वो भी दिया है। मगर हमारे को जो है शर्मिला से कोई फैक्टर होने का नहीं। हमारा जो एनडीए अलायंस है वो पवन कल्याण और एनटी रामा, चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी का, उससे जो है काफी वहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हुकूमत बनाने के लिए कामयाबी होगी। हमारे जो कैंडिडेट है वहाँ पे वो भी कामयाब होंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं इरफान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। आपको क्या लगता है इरफान साहब, शुरुआत हैदराबाद की सीट से करेंगे, आपने एकदम आखिरी लम्हे में आपने मौका दिया है और एक मुस्लिम कैंडिडेट को असद के अगेंस्ट उतारा है, क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुंसिफ के नाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूं कि अपना वोट जो है कास्ट करें, क्योंकि हमारा जमहूरी हक़ है और ये हमारा त्यौहार की तरह से देखा जा सकता है। तो ये हमारा जमहूरी हक़ है और घर से सबसे ज़्यादा लोग जो है निकलें और अपना वोट का इस्तेमाल करें। और ये बात शहर हैदराबाद की अगर आप बात करें तो यकीनन हमारा कैंडिडेट तो हम थोड़ा तो लेट जो है निकाल के दिए, लेकिन चुनाव जो है ये आवाम फैसला करती है किस पार्टी को जो है फिर से 5 साल में मौका दे और कौन सी पार्टी 5 साल तक जो है आवामी खिदमत करे। तो ये चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो 4 जून को जो है हम देखेंगे कि किस पार्टी को जो है ना इख्तियार दिया है और किस पार्टी जो है फिर से हुकूमत करना चाहती है। जी ठीक। वोट फीसद की फिलहाल बात कर लेते हैं। 9 बजे तक के जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे सामने इस वक्त आ पा रहे हैं, बताते चलें। आंध्र प्रदेश में अब तक 9 बजे तक के आंकड़े 9% यहाँ पर वोटिंग हुई, बिहार में 10%, जम्मू कश्मीर में महज 5%। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। धारा 370 हटने के बाद पहली मरतबा वहाँ पर लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं। महज 5% 9 बजे तक यहाँ पर वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 14%, यहाँ पर पिछला जो मरहला रहा उससे कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन मध्य प्रदेश के अवाम ने किया है। महाराष्ट्र में महज 6%, ओडिशा में 9%, तेलंगाना में 10%, उत्तर प्रदेश में 11% और पश्चिम बंगाल में 15%। कश्मीर के आंकड़े, जम्मू कश्मीर के, ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले। कश्मीर में क्या कुछ, क्योंकि वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला मैदान में है, श्रीनगर की सीट पर वहाँ पर चुनाव हो रहा है, बिल्कुल। तो लगातार वहाँ पर एनसी का दबदबा रहा इस सीट पर। नाज़रीन को बता दें कि लगातार वहाँ पर एनसी का दबदबा रहा और पिछली बार जो 40% से ज़्यादा मार्जिन से जो लोग जीते थे उसमें फारूक अब्दुल्ला भी एक थे जिन्होंने 40% से ज़्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इस वक्त कर्नूल का हम रुख करेंगे, हमारे साथी कुदरतुल्लाह कादरी वहाँ से जुड़े हैं। कुदरतुल्लाह कादरी, कर्नूल में आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर, कितनी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं और वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं?
है। कुदरतुल्लाह, क्या आप तक आवाज़ पहुंच रही है? तो हमारी अभी कुदरतुल्लाह से बात नहीं हो पा रही है। हम इस वक्त बात करेंगे फैसल खान, जो कि बीआरएस के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, क्या कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपकी सरकार जाने के बाद पहला बड़ा चुनाव है, लेकिन अचानक एकदम आप दबे हुए नज़र आ रहे हैं। जो जोश आपके अंदर होना चाहिए था, क्योंकि अभी हाल में ही सरकार गई, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन वो जोश जो था आपके वॉलंटियर में या आपके जो कारकुन होते हैं, वो कुछ ठंडा दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा बोल रहे हैं कि हम जो ग्राउंड लेवल्स पे हम जब काम कर रहे हैं, हमको ये मालूम हो रहा है कि हमारे कैडर में जो बड़े नेता हैं हमारे, जो पार्टी के थे, जो पार्टी छोड़ के जाने से उनमें एक अच्छा जोशो खरोश और आ चुका है कि बोलना, ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम टिकट लेके भी जो है सो अपने पार्टी को हम छोड़ के जा रहे हैं। ये चीज़ क्या है, पार्टी कैडर में ये लेकर आ रही है कि भाई जोशो खरोश उसका वापस लेकर आ रही है, हमको काम करना है बोल के। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले बस यात्राएँ हमारे CM KCR सर के, कि जो है सो अपने उनके जो सक्सेसफुल बस यात्राएं जा रहे हैं, सक्सेसफुल पब्लिक मीटिंग्स जा रहे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था उसमें क्या है, हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करें ये बार। और रही चीज़ तेलंगाना भर में जो आवाम जो जान चुकी है कि अगर तेलंगाना की अगर आवाज़ है तो वो BRS ही है, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा डिमोटिवेट टाइप में कुछ तो ऐसा नहीं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से सारी सीटों पर 17 सीटों पर बस के जरिए सफ़र कर रहे हैं जी, अगर ये पहले थोड़ा करते हैं, ये इल्ज़ाम है कि 10 साल तक आपने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी, अब जब हार गए तो अब ये बस का सफ़र या पब्लिक तक जाने की कोशिश करें, अगर ये पहले और करते तो कुछ फ़ायदा होता है इसको आपको? नहीं, देखिए आप वो चीज़ को इंडिकेट करना है, हम पहले क्या करें, अब क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को आप देखिए। कैसा है, पार्टी लीडरशिप, जब आप पार्टी के प्रेसिडेंटशिप जब आप लेते हैं, जब आप जो है CM बनते हैं, बखूबी आपके काम को देखा जाता। हम बराबर काम करें, बराबर प्रेस मीट्स अटेंड करें, ना कि जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद से आज तक के एक प्रेस मीट नहीं हुई, वैसा तो नहीं करें ना। हम बराबर प्रेस से रिलेटेड थे, हम ऑन इश्यूज़ बात करें, ऑन इश्यूज़ जो है हम स्कीम्स लेकर आए, हम जो स्कीम्स पे इंप्लीमेंटेशन भी करें, काफी काम हमने किया और काम की वजह से ही BRS पार्टी की पहचान है। और सेकंड चीज ये है, नहीं कंप्लीट करना है, सेकंड चीज ये है कि हम जो आप जो बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी सेक्टर, एंटी इनकम्बेंसी जो सेक्टर है, वो हम चीज को कबूल करते हैं ना, वो चीज को हम भी ये चीज को मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी का पब्लिक में थी, और जिसको हम इंप्रूव भी कर चुके हैं। मैं इससे पहले भी ये बात बोला आपको। नहीं, ये भी इल्ज़ाम है कि जो हैदराबाद सराउंडिंग है पूरा, वहाँ पे आपने ज़्यादा मेहनत की या वहाँ पर ज़्यादा वक्त गुजारा, जो गांव के इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं, वहाँ पर आप नहीं गए, और यही वजह है कि आपको यहाँ पर फायदा भी हुआ इलेक्शन में, लीडर्स की मैं बात, असेंबली इलेक्शन में आपको यहाँ पर फायदा भी हुआ, बाकी जगहों पर आपको नुकसान उठाना पड़ा। वही मैं बताना यही चाह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम लीडर्स जो रहते हैं ना, जैसा कि अपने कोई डिस्ट्रिक्ट है उसका जो मेन लीडर रहेगा, उन्हें उसकी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ से, और ये भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि पिछले असेंबली चुनाव में आप सिर्फ देखेंगे कि हम 2% वोट पीछे ही थे, बस ज़्यादा वोट का हमको जो सो फर्क नहीं आया पार्टी में। हाँ, रही बात एक जो सो अपने कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो सो कांग्रेस जो सो अपने कामयाब रही कि भाई पब्लिक में ये पैदा करने की कि भाई हम BJP से जुड़े हुए हैं बोल के, वो चीज़ फैक्टर कांग्रेस कामयाब हुई वो पब्लिक के दिलों में और माइंड में लाने के लिए, जहाँ हमको जो सो शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुर्डोल से हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि वहाँ पर फिलहाल क्या है माहौल और कितने लोग वहाँ पर, लोगों में जोश खरोश देखा जा रहा है, वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। कुदरतुल्लाह साहब, सबसे पहले यही आप बताइए कि लोगों में वोटिंग को लेकर एक खास जोश देखा जा रहा है या नहीं? कर्नूल, आंध्र प्रदेश कर्नूल में जो है वोटिंग को लेकर काफी जोश देखा जा रहा है। सुबह से ही अवलीन सातों से, यानी 7 बजे से ही जो है लोग कतार में जुड़े हैं। तकरीबन अब तक यहाँ अगर देखा जाए तो 17 से 18% जो है वोटिंग हो चुकी है। बहुत सारे इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज भी काफी बड़ा है। यहाँ पर 2 अहम पार्टियां हैं, एक तेलुगु देशम और दूसरी YSRCP। YSRCP के उम्मीदवार AMD इम्तियाज साहब हैं, जो रिटायर्ड IAS हैं। उन्होंने वॉलंटरी रिजाइन करके जो है यहाँ पर कर्नूल से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, और वो YSRCP के उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब अगर देखते हैं तो TG भरत जो तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार हैं, पिछले इंतखाबात में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। इस बार वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज काफी बेहतर होगा, इस तरीके का रुझान हम देख रहे हैं।
बिल्कुल कुदरतुल्लाह, एक सवाल ये भी, क्या हुकूमत से नाराज़गी दिख रही है अवाम में, क्योंकि वहाँ पर जो इत्तेहाद हुआ है टीडीपी, जनसेना और बीजेपी का, तो क्या उसका भी कुछ असर होगा और क्या कुछ नुकसान हो सकता है वाईएसआरसीपी को? बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी, वाईएसआरसीपी को नुकसान बहुत कम होगा, क्योंकि अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए तो वहां पर शायद वाईएसआरसीपी को नुकसान होगा। कर्नूल की अगर बात की जाए तो बीजेपी से टाई अप होने के बाद यहाँ पर वाईएसआरसीपी को फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख वोट, अगर जुमला वोट देखें तो 2,60,000 से ज्यादा वोट यहाँ पर हैं, जिनमें से 1 लाख वोट करीब जो है मुस्लिम अकलियतों के है, जिसकी वजह से वाईएसआरसीपी को फायदा होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कदीम शहर में, बिल्कुल कर्नूल के कदीम शहर में मुस्लिम अकलियतों की काफी बड़ी तादाद है, तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। पिछले मरतबा जो है वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम्स की अगर बात की जाए, माइनॉरिटी की बात की जाए तो 60% वोटिंग हुआ था, तो इस बार जो है वोटिंग में काफी ज्यादा जो है वोटिंग होने के चांसेस है, क्योंकि उलमा ने काफी अपील की है कि 100% वोटिंग की जाए, और जुमा वगैरह में भी ऐलान हुआ है। तो इस वजह से जो है पहले यानी 7 बजे से ही जो है लोग यहाँ पर कतारों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कुदरतुल्लाह, एक चीज़ और यहाँ जानना चाहेंगे, टीडीपी ने इस बार अकलियतों को, खासकर मुसलमानों को लुभाने के लिए कई सारे वादे किए हैं, तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, वैसा कुछ खास असर नहीं देखा जाएगा, बिलखुसूस रायलसीमा की अगर बात की जाए, क्योंकि वाईएसआरसीपी एक वाहिद पार्टी है जिसने 7 सीटें मुस्लिम अकलियतों को दी है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी सिर्फ 2 मुस्लिम अकलियतों को जो है सीट दी है। इसको लेकर भी जो है अकलियतों में नाराजगी देखी जा रही है, और अक्सर ये माना जा रहा है कि जो तेलुगु देशम पार्टी है वो वादे तो बहुत करती है लेकिन निभाने में कामयाब नहीं होती। दूसरी जानिब वाईएसआरसीपी ये कह रही है कि जो 2019 में जो वादे उन्होंने किए थे मैनिफेस्टो के हिसाब से, तो 99% वादे हमने पूरे किए हैं बोल के सीएम वाईएस जगन ने अपने कई रोड शोज में ये बात उजागर की है। उनके कायदीन ने भी जो है बहुत बातें की है कि 99% हमने वादे किए हैं। तो इस बार भी नवरत्नालु स्कीम के तहत जो भी स्कीम्स आए हैं, जैसे अम्मावड़ी हो या आरोग्यश्री हो या चयूता हो, बहुत सारे स्कीम्स हैं जैसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, और बहुत सारे स्कीम्स को बढ़ाया भी दिया गया है। जैसे कि अगर अम्मावड़ी की बात की जाए तो पर स्टूडेंट 15,000 से यहाँ पर दिए जाते थे, इस बार जो है 17,000 करने का वादा जो है। जुड़ेंगे कुदरतुल्लाह साहब फिर से आपके पास मजीद मालूमात के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे हम मालूमात हासिल करते रहेंगे। फिलहाल श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान से हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, इमरान, वोटिंग फीसद काफ़ी कम रही, कल भी हमने देखा कलेक्टर ने भी ये अपील की थी कि वोट देने के लिए ज़रूर आए, तैयारी हमारी मुकम्मल है, किसी तरह के कोई शक व शुबा या खतरे वाली कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ 5% 9 बजे तक वोटिंग, ऐसा क्या मामला रहा? इमरान सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद इमरान को हम सुन नहीं पा रहे हैं। बात कर रहे थे हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना का अलायंस अपने आप में मजबूत साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो टीडीपी ने खुद का नुकसान कहीं ना कहीं किया आजम साहब, क्योंकि महज 3 लाख जो वो वोट थे जो बीजेपी को मिले थे 2019 के पूरे लोकसभा के इंतखाबात में पूरे आंध्र प्रदेश में। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि जिस पार्टी को सिर्फ 3 लाख वोट मिलते हैं पूरी रियासत में, वो पार्टी 6 सीटों पर इंतखाब लड़ रही। तो टीडीपी ने कहीं ना कहीं अपना नुकसान जरूर किया, लेकिन अगर 6 सीटें बीजेपी वहां जीती तो जो मिशन साउथ का जो ख्वाब है उसको कहीं ना कहीं जरूर ताकत मिलेगी। फिर आपको बिल्कुल एक बार फिर रुक करेंगे। श्रीनगर का हमारे साथ इमरान इस वक्त जुड़ चुके हैं। इमरान, श्रीनगर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहाँ पर? क्या इस बार कुछ लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि हालांकि वहाँ पर बहुत कम वोटिंग फीसद रहा है शुरू से, इस बार क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? इमरान, अपना ऑडियो एक बार अनम्यूट कीजिए। इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या आवाज आ रही है? जी चलिए इमरान, जानना चाहेंगे श्रीनगर में आज वोट डाले जा रहे हैं, तो कितनी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं?
जो है इतना शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, इमरान की बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कल्पा से इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर हमारे साथी सरदार जुड़ रहे हैं। सरदार, आपसे जानना चाहेंगे, कल्पा में आप मौजूद है। सुबह में हमने बात की थी तो आपने बताया था कि बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का वक्त है, क्या कुछ लोग निकले हैं और तादाद बढ़ी है लोगों की? सुबह से जो देखने में अब तक हमको देखने में आया, तकरीबन 20% वोट 20% पोलिंग अब तक हो चुकी है और अवाम अभी जोश और खरोश के साथ अब पोलिंग बूथ की तरफ रवाना हो रही है और बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। पांच जगहों पर जो थोड़ी जगहों पर जो ईवीएम जहाँ पे काम नहीं करने की वजह से थोड़ी सी ताखीर से वहाँ पे वोटिंग शुरू हुई है और मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिला है पर अमन तरीके से जो नौजवान हैं वो सामने आकर वोट डाल रहे हैं और रियासत के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अपना वोट जनतला में इस्तेमाल किया और उसके साथ ही कांग्रेस की पीसीसी सदर शर्मिला ने भी इडुक्कीपाई में अपना वोट का इस्तेमाल किया। जगन मोहन जनता सेना के सदर तो पवन कल्याण साहब ने भी अपना वोट डाला और तमिलनाडु ने भी अपना वोट का इस्तेमाल किया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शेर कल्पा के सामाजिक कारकुन इफ्तिखार जमाल है, इनसे बात करके मालूम कर लेते हैं। तो जमाल साहब, आज सुबह से किस तरह की वोटिंग कर रहे हैं? है लोग और बड़े ही जोश के साथ लोग कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार पिछली बार काबिले में था लोग अपना नुमाइंदा जो तो खरोश खुश रहे हैं। आज वोटों के मिजाज मुश्किल है कि किस गांधी है वो बड़ी एहतियात के साथ ना किसी को बता रहे हैं हो सकता। और वोटिंग जो हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने इकदाम किए हैं, उसका अलो करना बड़ा काम कह सकते हैं और पोलिंग बूथ के पास खासकर इंतजाम किया गया है और हुकूमत की जानिब से या इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजाम किए गए हैं और उम्मीद है कि इस बात का इलेक्शन इस तरीके से काम पजीर होगा। शुक्रिया जमाल साहब। खासतौर से भी देखने में मिला है तकरीबन में 16 लाख अपने वोट डालने के लिए नजर आ रहे हैं। इसी तरह रियासत में तकरीबन 4 करोड़ लोग अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सरदार, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वहाँ पर असेंबली और पार्लियामेंट दोनों चुनाव हो रहे हैं। असेंबली में लोगों के अलग मसाइल होते हैं, अलग कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन जो आम चुनाव होते हैं उसके लिए कुछ अलग चीज़ें होती हैं, अलग रिक्वायर नेशनल को या नेशन को देखकर लोग वोट डालते हैं। तो यहाँ पे किस तरह का माहौल है, लोगों के क्या मसाइल हैं वहाँ पर आंध्र प्रदेश में खासकर? खासतौर से जो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री हल्के का जो चुनाव चल रहा है उसमें खासतौर से जो लोगों में एक इत्तेफाक की राय पाई जाती है, जहाँ तक हो सके जो एनआरसी सीए के जो बिल्स तो खासतौर से मुसलमानों के ऊपर अमल किए गए हैं उसे देखते हुए एक तरफ की पुलिस की जा रही है, वोटिंग की जा रही है। और इसी तरह असेंबली के जो इंतखाबात हैं, इंतखाबात को देखते जो पार्टी मुसलमानों की बेहतरी और तरक्की के लिए हम आगे बढ़ा रही है और मुसलमानों को जो वादे कर रही है पार्टी की तरफ तो दिखाया जा रहा है कि दोनों जमातें या तो वाईएसआर हो या टीडीपी हो अपने मैनिफेस्टो में 2019 के बाद अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए हैं। जहां तक के दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में मुसलमानों से जो वादे किए गए वो वादों को देखते हुए वोट अपने अपनी वोटिंग की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात, आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लियामेंट दोनों चुनाव हो रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन कल्पा में 20% अब तक वोटिंग हो चुकी है। इरफान साहब, क्या कुछ कहेंगे? आंध्र प्रदेश में आज असेंबली और पार्लियामेंट दोनों चुनाव हो रहे हैं। 20% जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने बताया कि वहाँ पर 20% जो है कल्पा में खासकर वहाँ से ही नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो 20% वहाँ पर पोलिंग हुई है। तो क्या अच्छा शगुन माने इसको? देखिए, अभी जैसे कि 10:30 हो रहे हैं और 20% पोलिंग अगर हुई है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कड़पा के अंदर या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वोटिंग हो। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जितनी ज़्यादा अगर वोटिंग होती है उतनी जो है ना आवाम जागरूक तरीके से जो है अपना नुमाइंदा चुनती है और फिर अपने जो है ना हुकूमत अपनी तरीके से बनाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अभी अगर 10:30 अगर आप देख रहे हैं कि अगर 20% वोटिंग है तो मैं समझता हूँ कि 60 से 70% शायद वोटिंग हो सकती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कड़पा की आवाम का कि जिस तरह से लोग जो है बदलाव की तरफ जाकर वोट डाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वक्त जो है आज आवाम को ये चाहिए कि जिस तरीके से भी अपना वोट का इस्तेमाल करें और 5 साल जो है जब आप
अपनी ज़िंदगी के 5 साल किसी एक पार्टी को देते हैं तो वो अपना मुस्तकबिल तय करता है। और जैसे हेल्थ सेक्टर का हो, बच्चों का फ्यूचर हो, चाहे फिर जो है अपनी सरमायाकारी के ऊपर हो, रोज़गार के ऊपर हो, तो उन पार्टियों को जो है आवाम को जो है चाहिए कि उन पार्टी के ऊपर वोट डालें जिस पार्टी पर आपका एतमाद हो। और कड़पा की जहाँ तक बात करूँ, कड़पा के अंदर तो माशाल्लाह आवाम जानती है कि किसको वोट देना है, क्या करना है। अब मौजूदा हालात भी जो है चेंजेस हो रहे हैं और वहाँ पर जो है हमारी भी पार्टी कॉन्टेस्ट करी है और हमारी पीसीसी जो है वहाँ पे इंतखाबात लड़ रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि वहाँ पे उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे हक़ में। फरासत साहब, क्या लगता है कि आंध्र प्रदेश इस बार बदलाव की तरफ जा रहा है? मैंने शुरू में कहा ना आपसे, आंध्र प्रदेश के अंदर जब चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से हटा था उसका खामियाजा उन्होंने भुगत का और पावर से बाजू हो गए, फिर दोबारा एनडीए के साथ जुड़े हैं और इंशाल्लाह फिर मैं उम्मीद ये करूंगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू अपनी हेल्थी गवर्नमेंट बनाने की पूरी कोशिश करें। फैसल साहब, एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि हम तेलंगाना के अलावा आंध्रा की बात करेंगे आपसे, कि चंद्रबाबू नायडू लगातार अपनी रैलियों में, अपनी तकरीरों में ये कहते रहे कि मैंने तेलंगाना को ऐसा बनाया, हैदराबाद में ये बनाया, यहाँ पर हाईटेक सिटी बनाया, हज हाउस दिया, और भी कई तरह का जिक्र वहाँ कर रहे हैं। अब इस बार इलेक्शन में इसी का जिक्र वो आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वहाँ पर सरकार चला चुके हैं, उसका जिक्र करने के बजाय वो तेलंगाना का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो ट्राइगुनी जो ये अपने गठबंधन हुआ, जनसेना और जो अपने टीडीपी और बीजेपी का, ये सब चीज ये एक पब्लिक में परसेप्शन पैदा किया जा रहा है कि अगर आप एनडीए से अगर जुड़ेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल और अदरवाइज यू विल लूज योर पावर। ये जैसा कि हमारे अभी एक बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे साथ जुड़े हुए, बाखरी साहब भी यही कह रहे थे कि अगर आप एनडीए के साथ रहेंगे तो आप पावर में रहेंगे, वरना आप जो नहीं रहेंगे बोल के। ये चीज क्या है, पब्लिक में परसेप्शन, ये बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत आगे तक सफल हुई ये चीज क्रिएट करने में। मगर बात ये सच्चाई है कि ये सब चीज एक समझिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिए गई हुई इंफॉर्मेशन है पब्लिक के लिए। सेकंड चीज ये है कि आप देखिए बोखलाहटपन का शिकार, आप 4% जब रिजर्वेशन कैंसिल करने की बात करते हैं हमारे अमित शाह जी आके, वहां पर जो चंद्रबाबू नायडू जी बोलते हैं कि नहीं हम साथ है, वो जो 4% रिजर्वेशन पे हम मुसलमानों के साथ है बोल के। ये क्या है, भोखलाहट का शिकार है। आप क्या है, आप भड़क गए 2 मिनट में, निकल गए अपने में से, क्योंकि ये क्या है, सत्ता की भूख है आपको। और आंध्र प्रदेश की जनता, जैसा कि आप पिछले 2019 का जो चुनाव देखेंगे, 25 सीटों में से 22 सीटें वाईएसआरसीपी लेकर आई थी। ये बार भी मैं उम्मीद करता हूं वाईएसआरसीपी 22 नहीं बल्कि अब तो पूरे 25 के 25। जब भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, अभी भी कांग्रेस को एक सीट नहीं मिलेगी, जब भी बीजेपी को एक सीट नहीं मिली थी, अभी भी बीजेपी को एक सीट नहीं मिलेगी। मैं मेरे पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जब हमारे आजम साहब पूछे आंध्र प्रदेश पे जब बोलिए तो मैं बोल रहा हूं, बीआरएस का आंध्र में नहीं है ना, हम आंध्र की बात नहीं कर रहा हूं। साहब आप इतना भड़किए मत, मालूम है गुलाबी चुपता आंखों में। मगर रही बात सही है, रही बात ये बात सुनिए आप, जैसा 22 सीट वाईएसआरसीपी को और 3 सीट टीडीपी को मिले थे, वैसी ही अभी भी जो अब के पूरे 25 सीट उम्मीद करता हूं आंध्र प्रदेश की आवाम ये बात समझेगी, मुंसिफ टीवी के व्यूअर्स ये देखेंगे और जाके अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे आंध्र प्रदेश में। और बहुत अच्छी काबिल कबूल बात है जो कड़पा में 20% पोलिंग हुई है, हेल्थी डेमोक्रेसी की निशानी। बिल्कुल सही। आज शाम 6 बजे जब वोट थम जाएंगे तो कुल मिलाकर 379 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। साथ ही 18 ऐसी रियासतें होंगी जहां पर चुनाव जो है वो मुकम्मल और कंप्लीट हो जाएगा। 379 का मैंने जिक्र किया। 1/3 की बात अगर हम करें तो 368 वो जादुई आंकड़ा है जिसकी बात बीजेपी लगातार कर रही है। 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा है। आज सुबह भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि 3 फेज के इंतखाबात हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि 400 पार का जो सपना है वो यकीन में बदलता जा रहा है, तब्दील होता जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं फैसल साहब आप इसे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं मुंसिफ टीवी के नाजरीन को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ जितने भी मेरे देखने वाले और सुनने वाले हैं, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ये बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये जो बीजेपी नारा लगा रही है सेंट्रल भर में, जो कि भाई अब की बार 400 पार, आप पहली बात तो सबसे पहली चीज़ एक ये बात बोलते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ये सिर्फ एक ख्वाब है, होने की चीज़ तो है नहीं। सेकंड चीज़, अगर हो भी गया तो क्या होगा, मैं उसके आपको जो सपने ये चीज़ को मैं खुलासा करना चाहूँगा मुंसिफ टीवी के थ्रू। कैसा, अब की बार अगर 400 पार का अगर नारा लगा, समझिए अब अगर खुदा ना खास्ता
कभी ना हो ऐसा। अगर अब की बार 400 पार लग भी गया समझिए आप, तो जैसा बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं बोलते हैं कि भाई हम जो सो अगर 400 पार करेंगे तो हम जो सो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली कर देंगे, अगर हम 400 पार करेंगे तो हम हिंदुत्व राष्ट्र घोषित कर देंगे, अगर हम 400 पार करेंगे तो हम बताएंगे कि राम मंदिर पे जो है सो अपने बाबरी का ताला नहीं लगने देंगे बोल के जो परसेप्शन फिर से जो बीजेपी नैरेटिव्स जो बोलते हैं ना, फेक न्यूज नैरेटिव्स जो बीजेपी हमेशा सक्सेसफुल रही है पब्लिक के सामने लाने के, जो गोडी मीडिया के थ्रू। मैं ये चीज कहना चाहूंगा आपसे कि भाई ये चीज लाने में बीजेपी असफल अब की बार इसलिए रहेगी कि ये चीज हमको पहचानने की जानने की जरूरत है। अब की बार 400 पार अगर देखिए आप, सबसे पहली चीज आर्टिकल अपने 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 368 आपको इजाजत देता कि अगर आप कोई पार्टी 2/3 ऑफ मेजोरिटी अगर लेकर आती है या 3 तरीके से उन्हें सरकार बना सकती है, 2/3 ऑफ मेजोरिटी या 2/3 ऑफ मेजोरिटी अबव या 2/3 ऑफ मेजोरिटी विथ 50% ऑफ स्टेट साथ, 50% ऑफ स्टेट उसका साथ रहना बोल के है। अब अगर उसको अपन मैं एक आपके सामने ये चीज लाना चाहूंगा कि देखिए अगर आप 2/3 अगर आप मेजोरिटी देखेंगे कि 362 सीट्स आउट ऑफ 543 सीट्स अगर 362 का अगर पार करेंगे तो आप लगभग ऐसा करेंगे कि देश में कोई भी चीज आप इजीली कानून पास कर सकेंगे या कुछ भी चेंजेस कर सकेंगे। बट मैं मुंसिफ टीवी के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगा कि आप एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, आप देखिए अप्रैल में 1973 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। आप केशवानंदन भारती केस में आप देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है वो जजमेंट के अंदर कि अगर कोई सरकार अगर जो 400 या 500 पार या 2/3 ऑफ मेजोरिटी के संगत अगर आती है तो अगर उन्होंने पार्लियामेंट में या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर को या सेक्युलरिज्म को अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वी विल डिक्लाइन दैट डिसीजन। हमारे पास ये पावर्स है कि हम उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, कोई लीडर नहीं बताया होगा कौन से भी चैनल पे, मैं यही बताना चाह रहा हूं मुंसिफ टीवी के चैनल पे कि भाई यही चीज है कि अगर आप 400 पार कर लो या 500 पार कर लो, अगर आप सेक्युलरिज्म को धक्का नहीं लगा सकेंगे, आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को धक्का नहीं लगा सकेंगे, घबराने की बात नहीं है, ना किसी समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो राम मंदिर भी चुप रहा, हिंदू देश भी चुप रहा। अरे साहब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, बाखरी साहब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं ऊपर वाले का कि बाखरी साहब के लीडर्स हमारे पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये ऐसे लीडर्स आपको बीजेपी में मिलने को मिलेंगे। पार्टी लीडर बोलते नहीं छत्रो छाया दिख के आती है आपको, छत्रो छाया आपको दिख के आती है। आप जैसे नरेंद्र मोदी जब आप फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे तो ऐसा आप बोलना स्टार्ट करेंगे। नहीं देखिए आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। जो बीजेपी जो परसेप्शन क्रिएट करना चाह रही है, अब की बार 400 पार का जो नारा लगा के सुनिए, अब की बार 400 पार का नारा लगा के जो हिंदुस्तानियों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। बोल रहे ना आऊंगा तो ऐतिहासिक फैसला करूंगा। ये कौन सा प्रधानमंत्री बोलेगा ये बताइए, क्या टाइप क्या ऐतिहासिक फैसले करेंगे? आर्टिकल 370 का क्या हुआ साहब? आर्टिकल 370 का क्या हुआ? कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। बाकरी साहब कह रहे हम 400 पार हो गए, 100% 400 पार कैसे हो गए? अभी तो वोट ही नहीं हुआ ना। जब मोदी जी ठहर के बोल सकते हैं मैं जैसे विश्वगुरु होगा तो ठीक है, आप सुनिए आजम साहब, जब मोदी जी बोलते हैं मैंने यूक्रेन वार रुकाई, मैंने अब तो नया दी है, अब तो नया बम डाले, क्या बोले कि गाजा फलस्तीन की वार मैंने रुकाई, बोला कि रमजान में न लड़ने का। अरे बाबा तुम है क्या? तुम्हारे गली की मणिपुर नहीं रुक रहा है, तुम 2002 नहीं रुका सके, मणिपुर नहीं रुक रहा है। तुम अपने हिंदुस्तान अपने गिरेबान में झांक के देख लो यार कितने छूटे हैं तुम्हारे आंख पे। तुम वो नहीं कर सके, बाहर डर के बेकार के बातें कर रहे हैं। हम आपको मैं बता रहा हूं ना, मैं ऐसा कभी मैं एज एन यूथ ऑफ इंडिया में कभी ऐसा महसूस होता कि भाई ऐसे टाइप के भी लोग हमारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो आप जो सामने एक प्रेसिडेंट होके यूएस का प्रेसिडेंट है। सुनिए आप पप्पू बन सकता है, आप डाइवर्ट मत करिए। पप्पू बोले तो वहां जाइए। ये जबान का इस्तेमाल बिल्कुल हरगिज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल। मुंसिफ टीवी कभी भी विरासत बाकरी साहब, यहाँ पे मैं जरूर आपको रोकूंगा। अरे आप सुनिए मेरी बात को साहेब, आप जबकि आप बैठे बैठे बिल्कुल यहाँ पे मैं अपने सारे चैनल को रोकूंगा, भले आवाज म्यूट करनी पड़े, आप जरूर कीजिए। रोकना चाहेंगे इरफान साहब सवाल ऐसे सवाल आप गुजर रहे हैं। नहीं सवाल इरफान साहब, सवाल आपसे एक ही लगातार बीजेपी कह रही है 400 पार और फिर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आइन बदल देंगे। देखिए मैं वही तो क्या इसमें कुछ कहना है? क्योंकि हमने देखा लगातार चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो आइन लेके हर अपनी तकरीर में या रैलियों में खड़े हो रहे हैं। तो क्या
आप डर दिखाना चाह रहे हैं या बीजेपी डर दिखाना चाह रहे नहीं, देखिए मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ जो है डेवलपमेंट की बात करती है, इधर उधर की बातें करना हमें शोभा नहीं देता। देखिए 2014 से जो है 2024 तक इनके कामकाज क्या है, मैं फिराज साहब से अगर पूछूं तो शायद उनके पास जवाब भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब इनके पास एक ही चीज़ हो गया कि जैसे ही हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ तो मैनिफेस्टो के ऊपर इनका हमेशा से ये बात रही कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आती है तो मुसलमानों को जो है हिंदुओं का हिस्सा दे देगी और मंगलसूत्र छीन लेगी, हिंदुओं का जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी जो है हटा देगी, सारा राज मुसलमानों का हो जाएगा। और पता नहीं कैसे कैसे बातें। अभी आज पहली मर्तबा मोदी साहब का तेलंगाना के अंदर जब रैली हुई तो उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी के ऊपर कहने लगे, इतनी बौखलाहट का शिकार मोदी साहब परेशान है कि अडानी अंबानी के पास से जो है टेम्पो भर भर के कांग्रेस के पास पैसे आ रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर कहना चाहूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो आज उनके पास पावर है, क्यों ईडी की रेट नहीं लगाते अडानी और अंबानी के ऊपर? क्यों जैसे पूछताछ नहीं करते कि भाई आप इतना जो है ना कह रहे हैं कि भाई पैसा कैसा है? तो फिर ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि मोदी साहब को बड़ा तजुर्बा है कि कैसे जो है अडानी और अंबानी से पैसे लाया जाता है, कौन सी टेम्पो में लाया जाता है, कौन सी टेम्पो के नंबर में लाया जाता है। तो इस तरीके के जो है ना प्राइम मिनिस्टर की बातें हैं। और परसों का एक तो बचपना की तरीके से बात कर रहे हैं। उड़ीसा में कह रहे हैं कि भाई जिला के कैपिटल, जिले के भी कैपिटल होते हैं क्या? तो इस तरीके की जो है बातें करके फिराज साहब को बताना चाहूँगा, मैं समझता हूँ इनके अपने खुद के जो है ना वादे नहीं मालूम है। इनके जब 2 लाख नौकरियों की बात, 2 करोड़ की नौकरियों की बात करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी नौकरियाँ हैं। अरे भाई हमारे पैसा जो है कमज़ोर हो रहा है तो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से हम ऊपर है। अरे हमारी फोर्स हमारी देख लो, आज हमारा चाइना हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है तो कहते हैं कि एक दौर में हमने अपना कब्जा किया था। तो इनके बातें इनकी समझ में नहीं आते। इनका खुद का मैनिफेस्टो क्या बता रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा। हमारा मैनिफेस्टो साफ है। और इस चर्चा को रखेंगे जारी, लेकिन फिलहाल दरभंगा से हमारे नुमाइंदे एम राजा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि बिहार के दरभंगा में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, मतदाताओं में किस तरह का जोश खासतौर पर दरभंगा में देखा जा रहा है। राजा सुन पा रहे हैं आप? है कि जो चाहिए जो प्रतिशत चाहिए वो प्रतिशत हो नहीं पा रहा है जी। दरभंगा में अब तक 11% मतदान हुआ है। चूंकि मौसम की मार भी पड़ रही है, लोग अपने घरों से अब तक निकल नहीं पा रहे हैं। जो प्रतिशत चाहिए वो प्रतिशत बिहार में दरभंगा में नहीं हो पा रहा। दरभंगा में अब तक 11% मतदान हुआ है। लेकिन चलिए हम जो बीच के लोग हैं वो उनसे हम आपको बात कराते हैं कि वो जो वोट डाल करके आए हैं वो उनका क्या रुझान है, वो क्या कहना चाहते हैं। आपने अभी वोट डाल करके आप आए हैं तो क्या किस मुद्दे पे आप वोट करके आए हैं? हम लोग अभी वोट डाले हैं विकास के मुद्दे पर। हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, ना कि जैसे कोई कॉमनल मुद्दे पर। मोदी जी का अभी तक जो रहा है वो कॉमनल रहा है। हर एक जगह वो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करेंगे, मुद्दे की बात जरूर हम कर सकते हैं। विकास की बात करें, इसीलिए हम लोग अभी विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। अभी हम लोग वही विकास के मुद्दे पर। देखिए विकास के मुद्दे पे ही वोट हो रहा है, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं। लोग समझ रहे हैं कब तक जात पात में, कब तक धर्म पे, कब तक हिंदू मुस्लिम में। ये जो मुद्दा है वो अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसलिए अब लोग जो है सीधा विकास पे वोट कर रहे हैं, बेरोजगारी पे वोट कर रहे हैं कि हम लगातार चुनते हैं लेकिन हमारा कोई रास्ता नहीं निकलता है। बेरोजगार होते जा रहे हैं, उन्हें रोजगार का कोई जो है स्रोत नहीं मिल पा रहा, कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिहार में पलायन हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रहा है। वहां पर मजदूर जो है बिहार से बाहर आकर उन्हें काम करना पड़ता है। विकास को लेकर के अगर बिहार वोट कर रहा है तो वाकई ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात जरूर मानी जाएगी। जी राजा एक सवाल आपसे यहाँ पे जी राजा एक सवाल आपसे यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि बिहार में लगातार हमने देखा है कि वोटिंग फीसद जो है वो लगातार कम हो रहा है। इससे पहले जो 3 फेस हुए उसमें भी बहुत कम है, इस बार भी कमी आपने जिस तरह से बताया कि कम लोग निकल रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पर इंडिया इत्तेहाद है और दूसरे एनडीए, दोनों पार्टियां जमकर रैलियां कर रही हैं, लोगों की भीड़ काफ़ी रैलियों में दिख रही है, लेकिन वो वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। वजह क्या है इसकी? जी जो भीड़ रैलियों में दिख रही थी, एक्चुअली वजह ये भी थी कि बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर से देखने जाते थे। अभी दरभंगा में मोदी जी का जो है सो भाषण हुआ, लोग भाषण सुनने गए, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एनडीए के पक्ष में वोट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया पक्ष के लोग थे, वो सिर्फ सुनने गए थे कि मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। जी
तो मतलब ये कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है इस वक्त, उसके बावजूद भी तरक्की नहीं है। लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ इकट्ठी कर ले, लेकिन वोट डालने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं निकल पा रहे हैं। जो मैंने पहले ही कहा कि जो प्रतिशत होनी चाहिए वो प्रतिशत अब तक नहीं हो पा रही है। देखिए, बहुत सारे लोग वोट करके आ चुके हैं, मतदान करके आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग अब तक नहीं गए हैं। तो जो लोग मतदान करके आए हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। वो क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप वोट करके आए हैं। वोट करके आए हैं। वोट का प्रतिशत बहुत कम गिर रहा है, और सारे आदमी का ये रुझान है जो बदलाव चाहते हैं। हिंदुस्तान में एक नया विकल्प होना चाहिए। नौजवान जो यहाँ है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। नौजवान को चाहिए रोजगार, चाहिए नौजवान को चाहिए खेती बाड़ी में। तो लोग निकल नहीं रहे हैं, ये बताइए। लोग जो अभी निकल नहीं रहे हैं, लोग पर ये जो वोटर के जो कुछ चंद दलाल सब हैं उसकी वजह करके नहीं निकल रहे हैं। सिक्के के खरीद फरोख्त वाले बहुत से घूम रहे हैं, इसी वजह से नहीं निकल रहे हैं। अब निकलेंगे, जब सूरज ढलेगा तो दूसरे पहर में अच्छे वोट का प्रतिशत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका। आपने वहाँ मकामी लोगों से भी बातचीत की है, और जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे साथ आपने शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी मालूमात के लिए हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। फिलहाल अरशद साहब, आपकी तरफ मुतवज्जो होना चाहूँगा। जिस तरह की बातें लगातार अब कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेस जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगी, बीजेपी 220, 240, लगातार इस तरह के बयान आ रहे। वाकई में कोई इनपुट मिल रहे हैं, या फिर आप खाली इनके बयानों से बहरान है? सेम बयान सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बीजेपी का जो है इस बार नैया पार नहीं हो पाएगी? वाकई में अगर कोई इनपुट है तो हमें भी बताइए फिर। अरशद साहब आपसे। इरफान कादरी साहब, माफ कीजिएगा जी, एक मिनट दोबारा बताइए, क्या सवाल क्या था? बिल्कुल, कांग्रेस लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रही है कि बीजेपी जो है वो 220, 240 पर रुक जाएगी और इस बार इंडिया हुकूमत बनाने जा रही है। क्या कोई इनपुट अभी तक मिल चुके हैं 4 फेज 3 फेज में आपको, या बीजेपी के ही बयानों को आप सुन के बहरान है, परेशान है कि एक जैसे बयान है लगातार, अवाम जो है बेदार हो चुकी है? सिर्फ यही इनपुट है, या वाकई में कुछ खबरें ऐसी मिल रही हैं आपको? अभी आपके जितने भी रिपोर्टर्स ग्राउंड पर है, उन्होंने भी वो जाके जब सवाल करें तो आवाम का जवाब साफ तौर पे यही है कि भाई देखिए, बदलाव चाहिए, देश में बदलाव चाहिए, रोजगार। अभी आपने दरभंगा में एक व्यक्ति से बात चल रही थी तो उन्होंने भी कहा कि देश चाहता है बदलाव। और क्यों? क्योंकि युवा जो है घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। युवाओं को जो है ना राम मंदिर और जो है मस्जिद के ऊपर चुनाव नहीं चाहिए, रोजगार के ऊपर चुनाव चाहिए। 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया था मोदी जी ने, कितने नौकरियां दी है 10 साल के अंदर? देखा गया तो एक भी शायद नौकरी जो है ना उन्होंने ऐलान नहीं किया। कभी मीडिया से उन्होंने बात नहीं किया, कभी जो है महंगाई के ऊपर उन्होंने बात नहीं किया। तो इतनी चीज जो है, अब इसका बदलाव जो है, इंडिया अलायंस उनको विकल्प दिख रहा है। आवाम बाखूबी जानती है कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को और साथ में अलायंस जितने भी है उन सबको देखिए। ये 4th फेज है। आपके मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कह दूं कि जब 3 फेज जब पहले गए तो ये बताया गया कि 3 फेज के अंदर जो है इंडिया अलायंस जो है बढ़त की तरफ जा रहा है, और भाजपा और यानी एनडीए जो है वो जो है सुकड़ता जा रहा है। तो इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है भाजपा के उनके बयान देखिए। अब मोदी जी नहीं कह रहे कि 400 पार लाएंगे, अब मोदी जी जो है ना झूठे वादे, झूठे बातें करते हुए जा रहे हैं। कभी अब तो उनकी जबान इतनी फिसल रही है कि अभी हेलीकॉप्टर से जो है वो रनवे पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में हो रहे हैं लेकिन रोड पे जो है वो जाते आ रहे हैं। तो इस तरीके की उनकी जबान जो है लड़खड़ाती हो जाता है। एक दिन में 4-4, 5-5 स्टेट कवर करेंगे तो हो जाता है। बाकरी साहब, आपके पास जिस तरह से आप मीडिया वाले जो है ना कवर जरूर करते हैं कि भाजपा को लोगों को किस तरह से उनको पर्दा करे। नहीं, किस तरह 4 अगर जलसे करें तो आप ये बताइए कि जिला की कैपिटल भी होते हैं क्या? तो क्या जिला की कैपिटल फिरासत साहब से भी पूछूंगा कि आपके पास ही आ रहा हूँ, आप जानते हैं फिरासत साहब के पास ही आ रहा हूँ कि पीएम जो है इतनी मेहनत करे। अधूरा वीडियो देखा आपने भी, इसका मतलब एक दिन में 5-5 स्टेट कवर कर रहे हैं, क्या इस वजह से थकान हो रही है? साहब ने देखा, आप ही के सवाल लेके आए। नहीं, जिस तरह मैं एक बात खत्म कर देता हूं, क्योंकि जिस तरह से विरासत साहब ने देखा है वीडियो कि आलू जाके सोना निकलता है, उसी तरीके से मैंने भी वीडियो देखा कि जिला के कैपिटल कैसे होते हैं। तो उसका जवाब यही है विरासत साहब। बिल्कुल। तो विरासत साहब, क्या लगता है कि पीएम एक दिन में 4-4, 3-3 स्टेट कवर कर रहे हैं, कई रैलियां कर रहे हैं, क्या थकान? पहली बार पटना गए हैं, पहली बार बिहार में किसी पीएम ने रोड शो किया। लास्ट अपने 3rd फेज के डिबेट में कहा था, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपना
इलेक्शन कैंपेन किया है, और बल्कि और उनके साथ के जितने कैबिनेट कोलिग्स है और इंक्लूडिंग हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा या जो भी और हमारे स्टार कैंपेनर हो, जिस तरह से काम किया है इलेक्शनिंग के लिए, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी काम किया है। और आगे के जो 3 फेज है उसके अंदर भी हम भी जाके दूसरे स्टेट में हमको भी डायरेक्शन आए जाके काम करने के लिए, और दूसरे स्टेट्स के भी लोग हमारे पास, राजस्थान के लोग आए काम किए हैं, दूसरे स्टेट्स के लोग आए काम किए हैं, तो हमको भी जाना पड़ेगा। हमारी पार्टी जो है इलेक्शन के लिए हमेशा कमर बस्ता रहती है और इलेक्शन लड़के दिखाती है, जिताती है पार्टी को, और उसकी कामयाबी हमको मिलती है। काम बिगाड़ने का काम भी क्या? काम बिगाड़ने का नहीं, काम सुधारने का काम करते हैं। शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी गई उनकी। नवनीत राणा जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका बयान जब आया था उसके बाद में हैदराबाद में उनको और यहाँ पर 2-3 दिन रुकना था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होनी थी, सारी रोकनी पड़ गई थी उनके एक बयान की वजह से। नहीं, देखिए, रोकनी पड़ गई थी नहीं, उन्होंने जो कहा उसके ऊपर कानून ने अपना काम किया। उसी के बाद मैं अगर कहना चाहूंगा, 2012 में जब अकबरुद्दीन ओवैसी किया था इस तरीके की तकरीर, उसी का एक उन्होंने उदाहरण दिए। जब आप 15 मिनट मांगे थे 100 करोड़ के लिए, काफी लंबी बहस है, 2 जनों के लिए लंदन से वो आए, सरेंडर किया, 40 दिन जेल में, 10 साल लंबा वो मसला। लेकिन ये वाकई बहुत ही दिलचस्प बात आपने की, फिरासत बाकरी साहब, छोड़ दीजिए शेर को, बिल्कुल जंगल से। मैं इसी मुद्दे पर आना चाहता था, काफी देर से जहन में यही चीज चल रही थी कि जब भी लोकसभा इंतखाबात का जिक्र होगा, साल 2024 का खास तौर पर जिक्र किया जाएगा, क्योंकि इस इंतखाब में नेताओं के जबान का स्तर, भाषणों का स्तर जितना ज्यादा गिरा है, उतना पिछले कई सालों में हमने ऐसा जो है वो मौके और मौके देखे नहीं है। इसकी क्या वजह लगती है आजम साहब आपको? बिल्कुल, एक तो इंडिया अगेंस्ट एनडीए जो चल रहा है उसकी वजह से भी एनडीए में भी खलबली मची हुई है और इंडिया में भी खलबली मची हुई है, जिसकी वजह से दोनों को लग रहा है कि कांटे की टक्कर है और दोनों को ये लग रहा है कि आसिफ साहब, मैं आपकी बात रिक्वेस्ट करके रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। कांटे की टक्कर कहाँ है बताइए? आईएनडीए में और नहीं, आप तो कह रहे हैं 400 पार। इंडिया वाले कह रहे हैं कि 200 भी नहीं पार कर। किसकी बात माने? हम जो है 3 जून तक पूरे नेशनल टीवियां जितने अपडेट्स आएंगे, जितने क्या बोलते हैं आपके एग्जिट पोल आएंगे, सब बताएंगे बीजेपी 200 आ रही है, 180 आ रही है, 100 आ रही है। जब 4 जून को हमारा वोटिंग शुरू होगा, हम जब बताएंगे आपको कि हमारा जो नारा फुलफिल होगा या नहीं होगा। फैसल साहब, क्या दोनों में बेचैनी है? इंडिया और एनडीए में दोनों में बेचैनी दिख रही है आपको? भोगलाट का शिकार है सब, दोनों भी। जो जबान इस्तेमाल हो रही है उस पर क्या? तो मामू निकल जाएंगे, फिर मामू निकलेंगे बीच में से, भांजा भी साथ छोड़ के भागा मामू। देखिए, मामू भांजे, ये मामू ऐसे हैंडीकैप मामू थे, टोटल भांजे की बैसाखी पे थे, घर में जाके बैठ गए। मेरे हिसाब से ये डिबेट क्या है? एक सोफिस्टिकेटेड डिबेट है भाई। अगर पार्लियामेंट हो रही है, अगर चिचोरापना करने बैठे तो याद रखिए मेरी उम्र 27 साल है, दोनों को भी बीट कर दूंगा। चिचोरेपने के नहीं, सुनिए मेरी बात, मामू भांजे को भी अगर आएंगे तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो फिर मुंसिफ टीवी में मैं ऐसा लीडरिश नहीं हूँ, मैं ये चिचोरे बने का लीडर। आप देखिए स्टैटिस्टिक्स पे बात करिए, बाकरी साहब थोड़ा बात करिए। मामू भांजे पॉलिटिकल की बात नहीं है। अरे साहेब, वो बोल लिए होंगे। अरे आप 1 मिनट बात तो सुनिए। आप डिनाई करना था, मैं इनका मामू नहीं हूँ, मैं इनका चिचा नहीं हूँ बोलते। मामू चिचा आप तो वो जबान वैसी, वो ऐसा अगर देखा गया तो असदुद्दीन अवैसी बोले मैं जो नेशनल में जो लैला हूँ, मजनू है मेरे पूरे बीजेपी वाले बोले। आप लैला माने ना उनको, आप लैला माने ना उनको। देखिए, बात वो चीज की मुद्दे पे अगर अपन बात करेंगे, थोड़ा मुद्दे पे बात करेंगे, ये चीजों पे बात करने से क्या मालूम, टाइम भी वेस्ट है, देखने वाले भी उठ के चले जाते, अरे क्या बात कर रहे लोग बोले। तो जरा सोचो, जरा समझो बात, क्योंकि अपन बात क्या करना चाह रहे हैं। सेकंड, मैं आपसे आईने की बात नहीं है, मैं साहब ऐसा देखिए, थोड़ा बोलिए साहब प्लीज। मैं अगर टटर करना है तो मैं कोई बाड़े में नहीं बैठा हूँ, मैं जो है सो नेशनल टीवी पर बैठा हूँ, मैं कोई बाड़े में नहीं बैठा हूँ। फिर बोल रहा हूँ आपको प्लीज, मैं आपको कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर बैठ के। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कोई नेशनल न्यूज चैनल है, उर्दू का इतना बड़ा सोफिस्टिकेटेड चैनल है, तो हम बैठे हुए तो बात थोड़ी मुद्दों पे बात करेंगे। बिल्कुल। कि आप जो सब बोल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान भर में जो नेशनली जो अपने अब तक के पीछे नहीं देखा गया था कि कोई नेशनल लीडर्स, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के इतने बड़े लीडर्स जो पीएम कैंडिडेट फेस है, जो बड़े बड़े जो लीडर्स है, उन लोगों की जो जुबान जो गिरती है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो है ये डाइवर्शन पॉलिटिक्स है, ये डाइवर्सिटी की पॉलिटिक्स है, ये जो डाइवर्शन जो कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मुद्दे हैं उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए ये जो आज वैसे लीडरों को जो वैसे जुबान इस्तेमाल करने
करने का मौका, मतलब वो लोगों को वैसा करना पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए गए थे 2020 की बात करूंगा मैं, अगर जो है सो आने से पहले आप बोलिए, अब आप बोल रहे हैं ना, इतना चीख रहे हैं ना, मेरे को इसका जवाब देके बताइए। आप बोले थे 2020 तक के मोदी की गारंटीज में से डबल फार्मर जो है अपने फार्मर्स की इनकम कर दूंगा बोल के, आप बोले थे 2 करोड़ नौकरी दूंगा बोल के, आप बोले थे जो है अपने हर फैमिली जो पुअर सेक्टर फैमिली उनको एक पक्का घर बना के दूंगा बोल के 2022 तक के ये प्रॉमिसेस थे। आप बोले थे बुलेट ट्रेन लाऊंगा बोल के, क्या आलम है साहब, बुलेट ट्रेन के तो पुरसे निकल रही। आप बोले थे मैं मेक इन इंडिया करूंगा बोल के, क्या हुआ मेक इन इंडिया, क्या हुआ स्टार्टअप पॉलिसीज का। आप बोले थे कि हिंदुस्तान को 2022 तक के मैं 5 ट्रिलियन तक के मैं पहुंचाऊंगा बोल के, आप बोलिए, ये बोलिए। अरे आप देखिए, आप फिर बेतु की बात करते हैं, फिर आप बेतु की बात करते हैं, मैं नहीं समझता कि मैं ऐसे जनों के साथ बैठूंगा। मैं माफी चाहता हूं आपको ऐसा बोलते हुए। क्या हुआ भाई, आप बोलिए आर्टिकल 370B का, आप आर्टिकल 370 लागू करें, उसका बी सेक्टर फॉलो करें, एक सेक्टर का क्या हुआ। आप बोलिए क्या कश्मीरी पंडितों को उनका घर मिल गया, ये बताइए। आज कश्मीर में कम पोलिंग होने की नतीज आप देख रहे हैं, एक सीट पर चुनाव हो रहा है, वहां की पब्लिक नाराज है। आप बताइए क्या करें आप कश्मीरियों को। अच्छा कश्मीर का तो छोड़ दीजिए, बॉर्डर पे सोल्जर्स के संग क्या करें। आप वादा करे थे साहब 2022 में उनको अच्छा खाना देंगे बोल के, आप आर्मी का, मैं आपको प्रूफ दूंगा इस चैनल पे, आर्मी का एक लेटर आया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि हमें खाने की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। ये शर्मनाक बात है हमारे वास्ते। आप बताइए पिंक रेवोल्यूशन से क्या सॉल्टरिंग रुक गई, क्यों हिंदुस्तान जो है बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे है, आप बताइए। अबूजर इस वक्त हमारे साथ बिहार से जुड़े मुंगेर से, उनसे जान लेंगे। अबूजर इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख पा रहे हैं, कितनी तादाद में लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? चौथे चरण का मतदान जो है वो चल रहा है और यहाँ पे काफी तादाद में लोग जो है घरों से निकल रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अभी सुबह जो है 9 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है 10% के करीब जो है बिहार की वोटिंग परसेंटेज जो है वो चुनाव आयोग की तरफ जो है अपनी वेबसाइट पे डाली गई। तो काफी अच्छे मौसम भी है, लोग सही तरीके से जो है अपना वोट कास्ट करके अपना घर जो है जा रहे हैं। मौसम भी काफी सुहाना है और जो है बादल हल्के फुल्के बादल भी हैं, तो इस तरह से लोगों को घर से निकलने में भी कोई कठिनाई नहीं हो रही है। लोग समय पे जाके अपना वोट जो है वो कास्ट करके वहां से आ रहे हैं। जी अब उधर कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर, कोई ईवीएम में प्रॉब्लम या किसी और तरह की कोई दिक्कत आ रही है लोगों को? अभी तक इस तरह की कोई भी सूचना हम लोगों के पास नहीं है और किसी तरह की कोई भी से ऐसा कोई खबर नहीं आ पाया है कि कहीं कोई बूथ जो है लेट से स्टार्ट हो पाया है, कहीं ईवीएम की कोई खराबी, इस तरह की कोई सूचना अभी हम लोगों के पास नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथी अनवार ने बताया कि हैदराबाद में जो ओल्ड सिटी का इलाका है जहां एमआईएम का गढ़ तस्वुर किया जाता है, वहां पे बहुत कम लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। और हमारे साथ पैनल में भी हमारे साथ खास फैसल साहब के पास हम फिर से आएंगे। बिल्कुल फैसल साहब, एक तो आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसको पूरी की। दूसरी, एमआईएम का गढ़ तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर आपकी तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से बहुत हल्के कैंडिडेट रखे जाते हैं ताकि एमआईएम को फायदा हो, लेकिन उसके बावजूद लोग गढ़ में वोट डालने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। ये देखिए, ये चीज़, ये लड़ाई क्या है, आप डे 1 से देखा जाए, आप देखेंगे तो हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। कैसा कि भाई अगर आप जो है सो अपने ये लड़ाई, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, ये लड़ाई पोलिंग परसेंट की लड़ाई है। ये लड़ाई लड़ी गई थी पोलिंग परसेंट के लिए कि भाई पिछले बार जो पोलिंग परसेंट जो असेंबली इलेक्शंस के चुनाव में हम देखा जाएगा तो काफ़ी कम हुई थी। हैदराबाद ओल्ड सिटी की मैं अगर बात करूंगा 7 सीटों पे कि काफ़ी कम हुई थी। तो इसको बढ़ाने के लिए कि आप जो सो एक तरीके से जो सो बीजेपी की भी कैंडिडेट आए, उन्होंने थोड़ा माहौल गर्म करे, उन्होंने जो सो थोड़ा इतनी जल्दी पब्लिसिटी अल्लाह ने उनको दी कि आप जो सो अपने हर किसी के मुंह पे जो सो माधवी लता बोल के था, हर किसी के मुंह पे जो है सो माधवी लता का जिक्र किया। इस वक्त माधवी लता भी मेरी बात को मौजूद है, हमारे नुमाइंदे अनवार। चलिए आप लेके चलेंगे, माधवी लता भी यहाँ पर पहुंची हैं पोलिंग स्टेशन पर, उस पर आपको दिखाएंगे। जी फैसल साहब। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था। अब मैं आऊँगा तेलंगाना के थोड़े मुद्दों पे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं कंप्लीट करने का थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, कि मैं एनडीए जो है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं ये चंद सवाल पूछना चाहूँगा कि मैं जो सेंट्रल के भी सवाल इससे पहले पूछा था नेशनल के, तो अगर वो थोड़े चाहूँगा, अगर मेरे को जवाब अगर मिल गया यहाँ के प्रवक्ता से, तुम दे नहीं सकते, फिर भी अगर मिल गया, एक्सपेक्टेशन रख ली अगर अपन, कुछ उम्मीद
वैसे तो कुछ उम्मीद है नहीं, अगर उम्मीद भी थोड़ी अगर अपन लगाई कि देने के काबिल है तो देंगे, नहीं देंगे तो फिर अपन पूरे मुंसिफ टीवी के नाज़रीन देख रहे हैं कि भाई किस मुकाम पे और किस तरीके से उनकी काबिलियत है इसमें। मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई तेलंगाना के कोई भी एक इरिगेशन प्रोजेक्ट को आपकी एनडीए गवर्नमेंट जो है सो अपने जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट है जो है सो आप एक भी क्योंकि आप उसको नेशनल स्टेटस क्यों नहीं दिए? आप बताइए खाजीपेट कोच का फैक्ट्री का क्या हुआ? आप ये बताइए जो भैयाराम फैक्ट्री थी उस पे स्पेशली बता रहा हूँ भैयाराम फैक्ट्री को बैन करने में सबसे बड़ा काम जो है एनडीए ने किया। IRTR जो अपने जो न्यू जनरेशन के लिए जो प्रोजेक्ट जो बीआरएस गवर्नमेंट लेके आई थी उसको खारिज करने में सबसे बड़ा हाथ आपका। आप बताइए जो एक नवोदया, एक मेडिकल कॉलेज तेलंगाना के लिए, एक नर्सिंग कॉलेज तेलंगाना के लिए, एक IIT तेलंगाना के लिए, एक IIIT तेलंगाना के लिए, एक IIM तेलंगाना के लिए, एक ISAR तेलंगाना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ला चुकी है क्या? आप आदिलाबाद में ठहर के आके बड़े बड़े बयान देते कि भाई हम दलितों के लिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे। पिछले 2024 में भी 14 में भी करे थे, 2019 में भी करे, 2024 में भी करे, वो चीज होने का करने का नहीं है। हैंडलूम्स पे आप जीएसटी लगा के आप मालूम आप स्टेट में सबसे बड़ा क्राइम करे अगर आप बोले तो वो हैंडलूम्स के वर्कर्स के ऊपर आप हैंडलूम्स पे जो जीएसटी लगा के करें। आपसे मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगा जो बर्निंग एसेंशियल कमोडिटीज कितना भाई कितना महंगा 40% जो है अपने हर दाल पे, राइस पे और जो है अपने ऑनियन पे 40% जो है एसेंशियल इकोनॉमी में जो है ज्यादा। क्रूड ऑयल का रेट क्या चल रहा भाई ये बताइए आप? क्यों जो है अपने पेट्रोल और डीजल का रेट कम क्यों नहीं होता? ये क्या है? बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं जो पब्लिक को जानना और पहचानना चाहिए और इनके मुंह पे जो है मारना चाहिए कि भाई हाँ हम हमारे राइट से कि तुम्हारा जब हम चुन के लेके आते हो तो हम तुमसे सवाल कर सकते हैं बोल के, ना के नामा रख के, ना के जो है किसका भी कैरेक्टर असैसिनेशन में जो है किसके ऊपर भी जो क्या जो है हंसी उड़ाई जाए किसी की भी। मेरे को कोई किसी से भी लेना देना नहीं है, वो जो चाहे उनकी जितनी नॉलेज उतनी बात करेंगे। सेकंड चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई पिछले 10 साल में मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 10 साल में मेरा लास्ट सवाल है, उसके बाद मैं एक प्रूफ देके मेरे को खत्म कर दूंगा प्लीज। मेरा एक लास्ट सवाल है, मेरा 10 साल में बता रहा हूं आपको, पिछले 10 साल में आज बड़ी बेशर्मी के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि नेशनल वाइड जो इंपैक्ट पड़ रहा है हिंदुस्तान भर में कि भाई मोदी सरकार ये कह रही है कि हम 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को फ्री राशन देते हैं। क्यों भाई? 10 साल में आप इकोनॉमी तो इंप्रूव नहीं कर सके, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो ला नहीं सके, आप जो सो हंगर इंडेक्स में मार खाए, आप जो सो पुअर्टी इंडेक्स में मार खाए, आप हर जगह मार खाए, आप जो फॉरेन टूर्स करे कोई एक पॉलिसी न ला सके। ये तो आपकी बेशर्मी की हद है। अब मैं मुंसिफ टीवी को सुनिए, अब मुंसिफ टीवी को मैं लास्ट बात रखते हुए मेरी बात खत्म करूंगा कि भाई आप देखिए, आप इनकी हिपोक्रेसी देखिए, आप हिपोक्रेसी को मैं ये ऑन डाटा मैं कहना चाहूंगा कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं जो फोन में बता रहा हूं प्लीज उसको जूम इन करके बताएं। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। एनडीए गवर्नमेंट भाई जो आप इरफान खादरी साहब, मैं आपके भी नॉलेज में लाना चाहूंगा क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट जो यूपी से टैक्स कलेक्ट करती है पर 1 रुपी जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो 3 लाख पर एनम की बात करूंगा मैं, पर ईयर की बात करूंगा, 3,41,000 लाख करोड़ जो है अपने यूपी जो है गवर्नमेंट उनको टैक्स देती, जिसका पलटा के डिवैल्यूएशन जो सेंट्रल टैक्स उनको देती है, पलटा के जो देना पड़ता है उनको, सेंट्रल जो डिवैल्यूएशन जो टैक्स देती है वो है 66,91,000 लाख उनको पलटा के देती। किसकी? सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं मैं आपको। और एक बात मैं आपको मुंसिफ टीवी के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे 5 साउथ स्टेट से जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट करते हैं वो 22,26,000 करोड़ का है। कितने? 22,26,000 करोड़। और इन्होंने डिवैल्यूएशन कितना देते हैं मालूम? 5 स्टेट को ये देखिए 6,42,000। बिल्कुल इस पे लगातार नहीं, इधर देखिए ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है साहब। आप सदर्न इंडिया के आप एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए आजम साहब प्लीज। आप एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में जैसा आपका बेल्ट लूज हो रहा तो वहां पर ये बता रहे हैं कि हम साउथ इंडिया में पकड़ मजबूत बना रहे हैं बोल के, मगर ये बात हकीकी तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, इंतजार कर रहा हूं सरकार बन जाए तो इंडिया ऑलवेज बॉयकॉट दिस बीजेपी। बागरी साहब को जवाब, क्या इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे आपकी सरकार बन जाए तो सब चीजें मिलेंगी? अवैसी के गढ़ में माधवी लता जाहिर सी बात आपकी पार्टी के हैं और कई वादे इन्होंने किए और कई तरह के जवाब भी दिए, तो क्या लग रहा है पूरे एतमाद नजर आ रही है आपको? नहीं, गढ़ बोल का सवाल नहीं है, हैदराबाद पार्लियामेंट का क्षेत्र है, हर आदमी कैंडिडेट है, हर आदमी का गढ़ है। लेकिन तस्वीर यही किया जा रहा है, कुछ सीटें होती है भाई, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ माधवी का गढ़ है वो, तो उसमें गढ़ की सवाल नहीं है, जो जीता वही सिकंदर होगा वहां पे। हाँ, नहीं तो वही क्या पूरे एतमाद लग रही बातचीत से आपको लग रहा है कि नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं, आवाम के बीच में जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैदराबाद आए हैं, उनके लिए कोशिश की है, अमित शाह आए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हैं, पूरे लोग आए हैं। हैदराबाद के अंदर जितने 17 तेलंगाना जितने 17 कैंडिडेट हैं उनकी कामयाबी के लिए हम लोग काम किए हैं। लेट देम सी। इरफान साहब आपके कैंडिडेट कहीं नजर नहीं आ रहे? पिछली बार जब चुनाव हुआ था असद के अगेंस्ट जो आपने कैंडिडेट खड़ा किया तो उसको सिर्फ 50,000 के करीब वोट मिले थे। इस बार क्या कुछ बढ़ेगा या 50 से कम ही रहेंगे? देखिए
वोट बढ़ाना, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि वोट बढ़ाना या कम करना जो है वो आवाम के बीच में, आवाम का हक होता है। नहीं तो आवाम के बीच कितना पहुंचे, सवाल वही है। जब पहुंचेंगे आवाम के बीच में तभी वोट बढ़ेगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। आप मुंसिफ टीवी अगर बराबर नहीं आया हो तो मैं उसकी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, समी वलीउल्लाह जो है, जो हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं, उन्होंने हर गली कूचे में पहुंचे हैं और वोट की अपील की है। अब देखते हैं कि कितने परसेंटेज वोट आता है, कितना जीतते हैं, क्या है, ये तो आवाम के बीच में आवाम का फैसला रहेगा। लेकिन बात अगर हकीकत कहूँ तो 40 साल से उस हैदराबाद विधानसभा के, लोकसभा के अंदर एमआईएम की जो है सीट रही है, लेकिन इस 40 साल के अंदर क्या कुछ काम नहीं हुआ, ये मैं गारंटी के साथ कैसा हूँ। ना एजुकेशन के ऊपर काम हुआ, ना ही जो है ना हेल्थ सेक्टर के अंदर काम हुआ, ना ही जो है वहाँ पे हमारी एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल। आप देखिए कि पढ़ाई, आप वहाँ से मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ 1984 से आज तक हमारा सिविल सर्वेंट का बंदा भी आज तक हैदराबाद से नहीं निकला। तो इतने बुरे हालात जो है शहर हैदराबाद के अंदर है। लेकिन इंशाल्लाह जो भी फैसला आएगा, फिर एक मरतबा मैं, क्योंकि मैं यहाँ ईमानदारी के साथ, यहाँ मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, आवाम की बात करूँगा, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन है, किस पार्टी को वोट देना है आवाम का फैसला है। तो 2000 जैसे ही जो है 13 जून के बाद जब ये फैसला सामने आ गया तो मालूम हो जाएगा कि कौन बंदा जो है जीत रहा है इस बार। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हम श्रीनगर का, शायद इस बार बात हो जाए। हमारे साथी इमरान श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। इमरान, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी जी जी। हाँ इमरान, सवाल ये करना चाहेंगे कि श्रीनगर में आज वोट डाले जा रहे हैं, काफ़ी हॉट सीट है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? हालांकि वोटिंग फीसद वहाँ पे बड़ा कम रहता है, इससे पहले के सभी चुनाव में हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा वोट डालने के लिए नहीं निकलते, लेकिन इस बार हालात थोड़ा सा बदले हैं। लाल चौक पे भी रात भर लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है कश्मीर का। तो क्या वोट डालने के लिए भी लोग निकल पा रहे हैं उसी तरह? जी, जैसा कि आपको पता है कि आज जो है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज सुबह से जो है वोटिंग की शरह बिल्कुल कम रही। तो अभी हम देख रहे हैं, आप मेरे पीछे होंगे कि लोगों की बड़ी कतारें आपको दिख रही है। तो सुबह से जो है वोटिंग की शरह बिल्कुल कम थी, तो अब लोग जो है घरों से निकल के आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे मनफी अभी तक जो है वोटिंग शरह पाई गई है, लेकिन निचले इलाकों में जैसे डाउनटाउन शहर खास का इलाका है, 2-3 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली है जिन्होंने वोट कास्ट किया है। तो अगर हम सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो आज सुबह ही जो है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की फैमिली ने जो है अपना वोट जो कास्ट है किया वहाँ पे। और बहुत सी ऐसी कल से जो है कल भी 2-3 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और अपनी पार्टी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने इल्जाम आयद किया है कि जो है वोटिंग के जो हमारे कारकुन है उनको हिरासा किया जा रहा है और उनको थानों में बंद किया जा रहा है। हालांकि इस खबर की जो है पुष्टि पुलिस ने की है कि ये बेबुनियाद है। तो इस वजह से आज जब हमने फरुल्ला से बात की, जो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि ये बात सच है कि हमने जो है 5-8 नाम जो है इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं, तो हमें काफी हरासा किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग जो है अभी घरों से निकल के आ रहे हैं, वोट कास्ट अपना कर रहे हैं। चलिए इमरान से हमारा राब्ता शायद टूट गया है। फैसल साहब, आपके पास आना चाहूँगा कि लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं हैदराबाद की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जो भी हैदराबाद पे दूसरी पार्टियां होती हैं MIM को छोड़कर अपना हल्का कैंडिडेट रखती हैं और इसका फ़ायदा वो दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर उठाती हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस भी इस बार कांग्रेस ने भी इसी तरह का खेल खेला कि यहाँ पे कमज़ोर कैंडिडेट रखा है और उसका फ़ायदा जो अक़लियतों का वोट अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर सीट पे उससे उठाया जा सके? देखिए, आप जैसा कि अब हैदराबाद की अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पर ये तयशुदा बात है कि मैं एक बात से ये सहमत हूँ कि पहली बात से ये मैं सहमत हूँ कि भाई पिछले 40 साल में यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मैं भी ओल्ड सिटी का रहने वाला हूँ, मैं भी इसी मुकाम पे रहता हूँ, मगर मैं भी तो अभी तक यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई ना एजुकेशन सेक्टर से, ना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, ना फाइनेंशियली पुअर्टी लाइन से। आपको मालूम होना चाहिए, एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो लोग जो है कि एम्पेरिकल सर्वे करवाए थे कि हैदराबाद में माइनॉरिटीज़ में, स्पेशली हैदराबाद में जितने भी रेसिडेंट्स हैं माइनॉरिटी में, उसमें 65% ऑफ पॉवर्टी लाइन के बिलो है।
आप बताइए, आप 65% लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। हैदराबाद सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक डाटा निकल के आया था। तो देखने में मैं ताज्जुब करूंगा कि भाई यहाँ पर एक सियासी एक पार्टी जो फोर्स है यहाँ पर कि भाई काफ़ी एक टाइम से नुमाइंदगी करती है, बट हमारे हालत ऐसे है, हमारे हालत आज ऐसे है कि भाई आप जो नुमाइंदगी अगर पार्लियामेंट में करते हैं तो बात हैदराबाद की नहीं होती है। हाँ, रही बात हमारे एक जो साथी अभी बोल रहे थे कि अगर असदुद्दीन अवैसी का गढ़ हो सकता तो ये हमारा भी गढ़ सकता। आपका गढ़ हैदराबाद नहीं है, आपका गढ़ जो है अपने स्टूडियो है भरतनाट्यम का। आपका गढ़ ये है कि आप जो है अपने एक फिर से एक नैरेटिव क्रिएट करके लेके आए कि आप जैसे बहुत बड़े सोशल वर्कर है बोल के। आप ऐसा कुछ भी नहीं करे, क्या भी नहीं करे, आपके पास ना प्रूफ से बताने के लिए ना कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। आप यहाँ पर आए, सडनली आपको पब्लिसिटी मिली, आप सडन जो है अपने आप एक पपिट है, आप जो है हाथ पे नचाने वाली गुड़िया है कि भाई बहुत अच्छी तरीके से नाच रहे और हमको देखने में मजा भी आ रहा। आपका नाच हम एक देखने को भी मिला था, आपका एक जो है अपने तीर कमान का नाच जो आप कमर मटका है बहुत अच्छी तरीके से मटका है, माशाल्लाह मेरे को बहुत अच्छा दिखा हुआ। और तारीफ भी करनी चाहिए क्योंकि एक कलाकार है, कलाकार की इज्जत करना चाहिए और अपने कल्चर को जो प्रमोट करते हैं उनकी भी इज्जत करना चाहिए। बहुत अच्छा आप जो है अपने एक्सप्रेशंस के साथ बात कर रहे थे। आपको इतनी तमीज और तहजीब नहीं है कि एक जर्नलिस्ट के साथ बात की कैसी जाए। आप ठहर के बोल रहे हैं कि आप जो है बहुत जोशो खरश में ठहर रहे हैं बोल के। मैं ये बात बताना चाहूंगा, यू आर एन एमपी कैंडिडेट मैडम, आप जो है आपको सुनने की क्षमता होना चाहिए। एक पॉलिटिशियन शुड मेंटेन ए वेरी थिक स्किन मैडम, आप में वो क्षमता नहीं है, अभी आपको दिखने को मिल रहा। आप जो मेन स्ट्रीम के मुद्दे पर बात करेंगे, आप जो दूसरे गिना दे रहे। आप जो आपसे सवाल कुछ किया जा रहा, आप जो जवाब कुछ दे रहे। तो ये चीज माधवीलता में नहीं, ये चीज प्राइम मिनिस्टर से लेके इनके कॉर्पोरेटर तक भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। अब रही बात आपके दूसरा सवाल पे मैं आऊंगा कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है अपने समीर वलीउल्लाह को जो है टिकट देके यहाँ पर कोई जो है अपने दूसरे जो है इलाकों में उसका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। मैं ये चीज भी आपको स्पष्ट तौर पे ये कह देना चाहूंगा कि हमने ये हमारी ही पार्टी थी जहाँ पर हम जो है अपने दुबाका में एमएलए को हराया था, हमारी ही पार्टी थी जहाँ पर करीमनगर में हमने बंडी संजय को हराया था, हमारी ही पार्टी थी निजामाबाद में जो है अरविंद को हराया था, हमारी पार्टी भी थी जो रघुनंदन राव को हमने हराया। ऐसे 5 बड़े लीडरों को जो है बीआरएस पार्टी ने शिकस्त दी है असेंबली इलेक्शंस में। और पिछले उससे पहले के जीएचएमसी इलेक्शंस की अगर मैं बात करूंगा तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ स्ट्रांग कैंडिडेट डालने में, स्ट्रांग कैंडिडेट को खड़ा करने में कहीं ना कहीं पीछे हो गए। और ये वाले लोकसभा के इलेक्शन में भी मैं बताना चाहूंगा ऐसे 8 सीट है जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं लूज कैंडिडेट को जो अप्रोच की है। बात रही बीआरएस की, बीआरएस हाँ मैं ये भी मानता हूं कि देखिए ये भी साइड बोलना है, ये भी साइड बोलना है। एज एन पॉलिटिकल लीडर मेरा काम है कि सच्चाई को बयान करना। हाँ, बीआरएस लीडर भी फाइल करे हैदराबाद में एक जो है अपने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए जो अपने करेंगे। फैसल साहब इस टॉपिक पर अपनी बातचीत को हम जारी रखेंगे आगे, लेकिन एक बार इमरान से फिर हम एक सवाल जरूर लेंगे। यहाँ पर इमरान श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, जम्मू कश्मीर में पिछले 6-7 सालों से इंतखाबात नहीं हुए हैं, ऐसे में जिला इंतजामिया के सामने कितना बड़ा चैलेंज ये इस वक्त नजर आ रहा है? बहुत ही चुनाव जो आज तकरीबन 10 साल के बाद 2014 में चुनाव हुए, उसके बाद 2019 में जो आजकल रिवोक हो गया, उसके बाद जो है पहली बार आज चुनाव हो रहे हैं। जो लोग हैं काफी उत्साह लोगों में देखने को आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। हमने कई लोगों से बात की यहाँ पे, तो वो चाहते हैं कि बदलाव, बिजली, सड़क, पानी ये चाहते हैं, तो रोजगार चाहते हैं लोग। इसी वजह से आज जो है सुबह से ही जो यहाँ पे एक पोलिंग बूथ है लाल चौक में हमें देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ काफी लोग जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपना वोट जो है वो कास्ट करने आ रहे हैं। हालांकि 2019 से जो आर्टिकल रिवोक हो गए उसके बाद जो है हालात कहीं बहुत सामान्य हुए। आज जो लोग है काफी देर तक जो है लाल चौक में, आप देख रहे हैं कि लाल चौक भी खुला हुआ होता है, लोग पर्यटक भी बहुत आगे हैं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं एक तनाव बना हुआ है कि जो पहली बार जो है 2014 के बाद जो वोटिंग हुई है, तो इस वजह से जो लोग हैं, लोगों में काफी उत्साह भरा हुआ है। जो आज हमने नए वोटर भी देखे आज जिन्होंने पहली बार वोट कास्ट किया है, वो भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। जी इमरान, एक चीज़ और जानना है, इंडिया इत्तेहाद का क्या वहाँ पर कुछ असर दिखेगा? क्योंकि महबूबा लगातार नाराज नजर आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो सीटों का ऐलान कर दिया था तो इनसे बातचीत नहीं की गई थी, तो महबूबा कहीं ना कहीं उस वक्त नाराज नजर आ रही थी बीच में। जी, जैसा कि आपको पता है कि कल जो है कॉन्फ्रेंस अपने हेडक्वार्टर में की, जिनमें उन्होंने वहाँ पे इल्जाम आयद किया है कि हमारे जो पीडीपी वर्कर्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उनको थाने में बंद किया जा रहा है। जिसके बाद उससे पहले भी अपनी पार्टी के चीफ जो है अल्ताफ बुखारी ने, उसने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने भी यही इल्जाम आज किया। और उसके बाद जो है 3:30 बजे जो है अगर रूला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है
पार्लियामेंट उम्मीदवार है आज़ादुल्लाह, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने भी इल्जाम आयद किया कि जो उनके जो कारकुन हैं उनको थानों में हरासा किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उस वजह से भी जो है वोटिंग की शरह में बहुत कमी आ रही है, क्योंकि लोग काफी हरासा है। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि की बाद में कि ये खबर जो है वो झूठी है। जी, कहीं से किसी तरह कोई गड़बड़ी की खबर है इमरान अभी तक? नहीं, अब तक कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है। जो चुनाव है बहुत ही खुशहाली से हो रहे हैं, बहुत ही लोगों में काफी उत्साह है, बहुत ही पुरसुकून माहौल में जो चुनाव हो रहे हैं। हालांकि कहीं पे जो है पोलिंग की शरह बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे आप देख सकते हैं कि काफी लोग जो है कतारें लगी हुई है, लोग अपने वोट का कास्ट करने के लिए बहुत लंबी लाइन में लगे हुए हैं सुबह से। कश्मीर में पहली दफा बीजेपी इस बार इंतखाबात में शामिल नहीं हो रही है इमरान, ऐसे में जी हालांकि बीजेपी ने कोई कैंडिडेट यहाँ से उतारा नहीं है। जम्मू से उन्होंने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, कश्मीर से उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि हम लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट करेंगे, जिसमें लाइक माइंडेड पार्टीज में अल्ताफ बुखारी भी आते हैं, सजाद लोन भी आते हैं, और कई ऐसे पार्टियां भी है जो आजाद उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो उन्होंने उनको समर्थन देने का ऐलान पहले भी किया है। आगे के 2-3 पार्टियां ऐसी भी है जिन्होंने समर्थन अल्ताफ बुखारी को खुलेआम दिए। इस बीच जो है इंडिया अलायंस, इसमें उमर अब्दुल्ला आते हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी इंडिया अलायंस को ही वोट देने का फैसला किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इरफान साहब हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इरफान साहब, जिस तरह से BRS से हम बात कर रहे थे फैसल साहब से कि MIM के अगेंस्ट में हल्का कैंडिडेट दीजिए, उसके अलावा पूरे रियासत में उसका फ़ायदा आप उठाइए, मुस्लिम वोट बैंक आप ले लीजिए, वही चीज़ सेम कांग्रेस यहाँ पर क्या करती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर एक हल्का कैंडिडेट दे दीजिए और मुसलमानों का वोट जो है वो पूरे तेलंगाना से आप कांग्रेस की तरफ माइल कर लीजिए। ये देखिए, BRS का जो जिस तरीके से इल्ज़ाम है, ये BRS कहता है कि क्या फिर 2004 में या 2019 के इलेक्शन में क्या आपने भी हल्के कैंडिडेट दिए थे क्या? आप, मुझे याद है कि 2019 के इलेक्शन के बाद जो है इन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट ने भी कई मरतबा ऐलान किया था कि भाई हमें यहाँ से मजबूत कैंडिडेट दीजिए। कई इनकी पार्टी के लीडर्स जो ओल्ड सिटी के हैं उन्होंने तो हंगामा करते हुए कहा कि हम लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, हमें मजबूत कीजिए। तो भी ये बात कैंडिडेट हल्का या फिर जो है मजबूत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कोशिश हर पार्टी की होती है। बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। अभी BRS पार्टी के स्पोक पर्सन कह रहे थे कि भाई 8 कैंडिडेटों को हमने कमज़ोर ठहरा, जबकि हमारे रेवंत रेड्डी साहब और हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पर जो है 14 सीट तक जो है हम जीत के जो सेंट्रल को देंगे। लोकसभा का इलेक्शन इंडिया अलायंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। हम कैसे कैंडिडेट को कमज़ोर ठहराएं, क्या हिसाब से आप बताना चाहते हैं? आप अगर आप किस कैंडिडेट्स के बारे में बताना चाहिए, BRS पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम देखिए, कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। सिकंदराबाद के कैंडिडेट के बारे में देखिए, कहाँ मजबूत कैंडिडेट ठहराया आपने। आपका कैंडिडेट जो कमज़ोर ठहराना, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप सीधे सीधे जो है भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं आप। और जहाँ पर चवेला कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के कुछ लोगों से तो मैंने सुना कि भाई कांग्रेस को वोट मत डालिए, अगर आप डालना है तो इसके मुकाबले जो दूसरी पार्टी के लीडर्स है उसको वोट डालें। BRS पार्टी के लोग ये कह रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है कमज़ोर हो लोकसभा के अंदर, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है भाजपा को फ़ायदा हो। तो इनके ये चीज़ें ये है। अब इस बार जो है लोकसभा के इलेक्शन में इन्हीं के साथ रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ छोड़ दिए, जो 2023 में जो है चुनाव के टाइम में कह रहे थे कि हमारे जो है इशारे तौर पर अब फिरासत साहब कहेंगे कि भाई मामू कह रहे हैं, तो भाई उनके अल्फाज थे मामू, और भाई चिचोरी बात भी कहे तो हम वो उम्र से गुजर भी गए, वो उम्र के हम गुजर चुके हैं। और रही बात अल्फाजों की बात कहूँ, क्योंकि बहुत से बातें उन्होंने फिरासत साहब ने कहा, बहुत से बातें कही, और अल्फाज की अगर बात कहूँ तो यकीनन लीडरों की अल्फाज जो है बहुत चेंजेस हुए। इनकी जुबान पर जो है 2018 के इलेक्शन में था कि बैठ जा तेरे बाप को बोलूंगा। इस बारे में भी तो रोशनी डाली है कि इस तरीके से आपके अल्फाज आपके जो है ना सुप्रीमो लीडर कहते हैं तो उनको शोभा नहीं देता। जब आप जो है ना CM थे तो इस तरीके के अल्फाज आपके KCR साहब ने भी कहा, आपके भाजपा के नेताओं ने भी कहा, तो ये अल्फाज नहीं बोलना चाहिए था। फैसल साहब, इस पर क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? इसके अलावा आप लोग ये दावा कर रहे हैं तकरीबन 11 सीटें यहाँ पर जीतेंगे। इलेक्शन के बाद अगर ज़रूरत पड़े इंडिया या NDA, किसके साथ जाना चाहेंगे?
देखिए, हमारा पहले से डिसीजन ये है कि हमारे जो पार्टी जो लीडर्स है उन्होंने एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ बाहर से तो सपोर्ट करेंगे, कुछ तो करेंगे। वो पार्टी लीडरशिप के ऊपर है सब, मैं नहीं बता सकता वो चीज़ को। जब जैसा कि टाइम के हिसाब से सियासी फैसले लिए जाएंगे, वो पार्टी हाईकमांड जो हमारी है, सीएम सर जो हमारे केसीआर साहब जो है पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट, जो है सो KT रामाराव सर, उन्होंने मिलकर करेंगे। आप लोग जो है सो सेकेंड चीज़ ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई मध्य प्रदेश में भी जो है सो अपने कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और जो है सो अपने दूसरे स्टेट में भी, जो राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और जो है सो अपने जैसा कि गोवा में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वहाँ पर से बीजेपी जो है सो अपने उनको जो है सो पोचिंग करके वहाँ पर से अपनी हुकूमत अपन यहाँ ली। बीजेपी हिंदुस्तान यहाँ तेलंगाना में भी जो है सो अपने कोशिश करी थी, BL संतोष जी के थ्रू जो 2-3 ब्रोकर्स को भिजा के यहाँ पर पोचिंग करने की यहाँ पर कोशिश की, हमने नाकामी कर दी। वैसे ही आप स्टेलिन को ले लीजिए, वैसे ही आप पिनरा विजयरायन को ले लीजिए, वैसे ही आप जो है सो अपने नीचे साउथ के जितने भी लीडर्स है उन लोगों को देख लीजिए, वहाँ पर बीजेपी ने नाकामी की। और क्यों कांग्रेस जो है सो अपने स्टेट्स क्यों खो दे रहे हैं बीजेपी के हाथों? बीजेपी बड़े बड़े जो नेता हैं जो बीजेपी के पास चले जाते हैं, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन का काम बीजेपी करती है। ये चीज़ को सोचने की और समझने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि जिन सीटों पर आज चौथे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं, उसमें पिछली बार बीजेपी को 46 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 2009 के इंतखाबात में 50 सीट जीती थी। 2014 में उसको सिर्फ 3 सीट मिली थी, जबकि 2019 में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए, और बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा अपनी सीटों को बचाने के लिए। फिलहाल तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, और मुंसिफ टीवी की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर आप वोट डालने के अहल हैं तो चौथे मरहले में अपना वोट डालने ज़रूर जाएँ। आदाब।